जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अतः देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है प्रेम सागर। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग जो है प्रेम सागर पुस्तक में मिलता है और ये प्रेम सागर जो है पुस्तक वो लल्लू लाल जी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? लल्लू लाल जी द्वारा लिखी गई है प्रेम सागर। उसमें खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग दिखाया जाता है। अब ये खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आता है? तो आप कहते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली के साथ साथ कौन कौन आता है? एक ब्रजभाषा आता है, हरियाणवी, बांगरू, ठीक है। इसके बाद जो है कि ब्रजभाषा हो गया, हरियाणवी, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी, बुंदेली, ये सारे के सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां होती हैं। तो खड़ी बोली का उन्होंने पूछ दिया, तो खड़ी बोली का कौन हो गया? प्रेम सागर। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि अवधी भाषा का सबसे पहला कौन सा है? तो अवधी भाषा का सबसे पहला जो रचना है वो है आपका चंदायन। क्या है? चंदायन, जो कि लिखा गया है मुल्ला दाऊद द्वारा। किसके द्वारा? मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया है 1379 ईस्वी में। ये बात भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चंदायन अवधी भाषा में लिखी गई सबसे पहली पुस्तक। अगला प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949 तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी जो है उसको राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था और अनुच्छेद 343 को यानी 343(1) में रखा गया है और इसीलिए 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर, एकदम रट लीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी को राजभाषा कहा जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1947, तो आप जानते हैं इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। क्या हुआ था? लागू हो गया था, पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया था, अंशतः लागू हुआ था और पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 14 सितंबर 1950 को ऐसी कोई प्रमुख घटना घटी नहीं थी, इसलिए ऑप्शन डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। मैथिली जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है, ठीक है। अब देखिए बिहारी हिंदी के अंदर कौन कौन बोली जाती है? मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तीनों की तीनों, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तीनों की तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। ये जो ब्रज है, ये ब्रज अभी मैंने आपको बताया पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, कौरवी, बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, ये सारे के सारे ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और खड़ी बोली अभी मैंने बताया, खड़ी बोली और ब्रजभाषा ये दोनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां होती हैं। इतनी बात आई होप समझ में आ रहा है। अगर बात समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। अभी अभी मैंने बताया आपको किस दिन मनाया जाता है, जरा बताएं। 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया कि 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, इसके बाद जो है मालवी, ये सारे के सारे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, मगही है, अभी मैंने आपको बताया
मगही, मैथिली, भोजपुरी ये तीनों के तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी ये सारे के सारे पश्चिम हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर आपसे पूछे कितने होते हैं तो आप कहते हैं 11। ठीक है, कौन कौन से? अ, आ, इ, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। अंग अह जो है वो स्वर नहीं है, वो अयोग वाह व्यंजन के अंतर्गत आता है, अंग अह। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया ना, तो स्वरों की संख्या हो जाती है 11। अंग अह को उसमें नहीं जोड़ा आता है क्योंकि ये अयोग वाह व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्तनी का मतलब स्पेलिंग अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी वर्ण विच्छेद तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, कोई भी शब्द है, उस शब्द के वर्तनी यानी स्पेलिंग के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग लिख दिया जाए तो क्या कहते हैं? उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे देखिएगा, मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए विरोध, क्या लिखा मैंने? विरोध। अब विरोध को मुझे अलग अलग लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे? इस व में ई का मात्रा जुड़ा हुआ है तो व का मतलब आधे व में छोटी ई जुड़ी हुई है। इसके बाद र में ओ का मात्रा तो र हलंत लगाओ, इसके बाद ओ का मात्रा जुड़ा हुआ है। इसके बाद ध जो है उस आधे ध में अ की मात्रा जुड़ी हुई है। ठीक है ना, तो हमने कहा व ई र ओ ध अ, तो वी रो ध। तो इस प्रकार से जब हम उसी क्रम में अलग अलग दिखा देते हैं तो इसी को हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहता है। अगला प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हरस या प्लोत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जो स्वर हमारे होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं हरस, एक होते हैं दीर्घ और एक होता है प्लुत। हरस का मतलब अ ई उ र, क्या? अ ई उरी, अ ई उरी, केवल 4 हरस स्वर हैं, अ ई उरी, और इसके बाद जो बचते हैं वो सारे सारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब ये प्लुत स्वर क्या होता है भाई? प्लुत स्वर आपने देखा होगा, जैसे आप अगर बोलते हैं ओम, तो ओम जब बोल रहे हैं ना तो बीच में आप स्पेस इतना दे रहे हैं ना, तो यही जो आप इतना ज़्यादा गैप दे रहे हैं, है ना, तो इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर। ये हो जाता है, क्या हो जाता है? प्लुत स्वर। तो ये दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, उत्तरदायी। आधा तो इधर रहेगा, यहाँ यह रहेगा, उत्तरदायी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तनी के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ना केवल वर्तनी के लिए बल्कि पूरी हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई किताब पढ़ते रहें या फिर अखबार पढ़ते रहें, वो आपकी वर्तनी को भी और ग्रामर को सबको बहुत बेहतरीन बना देगा। अगला प्रश्न, सूर्योदय, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या दीर्घ संधि? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद होते हैं और व्यंजन विसर्ग में केवल नियम चलते हैं, भेद नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, तो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, अब यहाँ पे तो स्वर, व्यंजन, विसर्ग 3 ऑप्शन दे दिया। दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि जो दिया है वो स्वर संधि का ही भेद होता है। स्वर संधि का पहला पार्ट ही होता है दीर्घ संधि, फिर दूसरा होता है गुण संधि। उसी गुण संधि का नियम ये सूर्योदय है, उदाहरण है। सूर्योदय मतलब सूर्य और धन उदय,
से सूर्योदय बना है। क्या नियम कहता है गुण संधि का? गुण संधि का नियम कहता है यदि अ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, और यदि अ या ई के बाद उ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा, और अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। तो इसलिए सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वर संधि में गुण संधि का उदाहरण है। अगला, तथापि, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या अयादि संधि? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। तथापि में दीर्घ संधि है। कैसे? तथा धन अपि, तथा धन अपि, तो आ धन अ मिला के आ हो जाता है। और दीर्घ संधि का नियम कहता है कि किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ उसी वर्ग के ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आने पर उस स्वर का दीर्घ हो जाता है। यानी अ के साथ अ आए तो आ, अ के साथ आ आए तो आ के साथ अ आए तो आ के साथ आ आए तो आ। इसी प्रकार से ई और उ के साथ भी होता है। गुण संधि का नियम क्या कहता है? अ या आ के साथ ई या ई आ जाए तो ए हो जाएगा, और अ या आ के साथ उ या ऊ आए तो ओ हो जाएगा, और अ या आ के साथ री आए तो अर हो जाता है। यड़ संधि का नियम कहता है ई या ई के साथ अ आए तो य, और उ या ऊ के साथ अ आए तो व हो जाता है। ठीक है, अयादि संधि का नियम कहता है अ या आए आ हो जाता है। कैसे? आपने कहा यदि ए के साथ अ आए तो अय, आय के साथ अ आए तो आय, उसी प्रकार ओ के साथ अ आए तो अव, और ओ आओ के साथ अ आए तो आओ हो जाता है। ठीक है, ये अयादि संधि का नियम कहता है। एक ही बचा हुआ वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि जान लीजिए। वृद्धि संधि का मतलब होता है यदि अ या आ के साथ ए आए चाहे अय आए तो अय हो जाएगा, और अ या आ के साथ ओ आए और चाहे अ आए उसका अ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से स्वर संधि के साथ पांचों पार्ट हम लोग पढ़ लिए। अगला प्रश्न, गजानन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि तो बिल्कुल सही जवाब है, बहुव्रीहि। गजानन, गजानन का मतलब क्या होता है? गजानन का तात्पर्य होता है गज यानी हाथी का जिसका मुख है, अर्थात भगवान श्री गणेश। तो अगर बहुव्रीहि का मतलब क्या होता है कि यदि दिए गए समस्त पद का विग्रह करने पर कोई तीसरा ही पद विशेष हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। द्वंद्व समास कहता है कि भाई दो समास विग्रह करने पर दोनों के बीच में और, एवं, तथा, अथवा का भाव निकलना चाहिए, तो द्वंद्व समास वहाँ पे होता है। जैसे रुपया पैसा, प्रायः इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, कभी कभी नहीं भी लगा रहता है। ठीक है, कर्मधारय समास क्या कहता है कि भाई समास विग्रह करने पर एक दूसरे के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होना चाहिए, और समास विग्रह करने पर उनके बीच में है जो के समान का भाव निकलना चाहिए। जैसे पंचवटी, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, है ना, नीला है कंठ जिनका। महायान, महाविधि, महान है जो विधि, है ना। तो जब विशेषण विशेष्य का भाव जब आता है तो कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास, जब भी किसी कार्य का प्रयोग अगर समास विग्रह हो जाता है तो आप मान लीजिए कि वह तत्पुरुष समास है। तन मन धन में समास पहचाने, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैंने आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताया कि यदि समास विग्रह करने पर उनमें और, एवं, तथा, अथवा का भाव निकलता है तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। तन मन और धन से, तन मन धन से मैं लगा हूँ, इसका मतलब तन मन और धन से लगा हूँ, तो यहाँ पे कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी परीक्षा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने कहा परीक्षा, यही तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। और उचित होता है इसका जो विच्छेद होता है वो परिधन इच्छा होता है, और इस परि का मतलब पहले और इच्छा का मतलब दृष्टि या विचार होता है, तो इसको मिलाकर के बना है परीक्षा बना हुआ है। ये छत्री वाला छ। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द बताएं। अवस्था, भगवान, वक्ष, नीलाम, इसमें तद्भव शब्द क्या है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी नीलाम तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसमें छत्री लगा हुआ है,
तो छ छत्री का मतलब समझिएगा, जहाँ छ छत्री आ जाए, श सलजम आ जाए, खटकोड़ श आ जाए, व वकील आ जाए, री ऋषि आ जाए, उड़नतुआ र आ जाए, क्रम वाला र आ जाए, ये सारे के सारे आप मान लीजिए कि क्या हैं, ये तत्सम के अंतर्गत आते हैं। एक देशज अथवा देशी शब्द को पहचानिए। खोया, वरदान, अंकुश, आकाश। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए खोया तो बिल्कुल सही जवाब है। खोया जो है देश शब्द है, बाकी शब्द जो है कि कुछ तद्भव हैं, कुछ तत्सम है। अगला, वायुयान यात्रा के इस युग में भी खाली स्थान का महत्व कम नहीं हुआ है। वायुयान भले आ गया है, लेकिन फिर भी जलयोत का, जलपोत होता है पहले, जलयोत होता नहीं है, नौका नहीं, वायुयान का तोड़ नौका थोड़े है, जलयान या जहाज। तो आपने कहा वायुयान यात्रा के इस युग में वायुयान भले आ गया है, लेकिन फिर भी जहाज का महत्व कम नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े देशों से दूसरे देशों में जो माल का सप्लाई होता है वो ज़्यादातर जहाज से ही होता है। कौन? पानी वाले जहाज से होता है। अगला प्रश्न, आगे ऐसा समय आने वाला है जब खाली स्थान के बिना किसी को कोई बात नसीब नहीं होगी। आज्ञा पत्र के बिना, पहचान पत्र के बिना, कूपन के बिना या अधिकार पत्र के बिना। आगे ऐसा समय आने वाला है जब कूपन के बिना किसी को कोई बात नसीब नहीं होगी। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति, अनु। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। गमन, गमन का विपरीत पहले आप बता दीजिए हमको। तो गमन का विपरीत जो हो जाएगा वो आगमन। तो बताएं कौन सा उपसर्ग लगा दिया? तो गमन मूल शब्द है और गमन में उपसर्ग हमने लगा दिया आ। मूल शब्द के पहले जो लग जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद अगर हम लगाते हैं तो इसको प्रत्यय कहते हैं हम। ठीक है। अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए। पुष्टि, पुष्टि जो है एक शब्द है। पुष्टि क्या है? शब्द है। इस पुष्टि नाम के शब्द का समान अर्थ कौन इसमें से देगा? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपने वीडियो पसंद किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।